हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार। मैं फिजिक्स की फैकल्टी हूँ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ऊष्मा। ऊष्मा का चैप्टर किस किस तरीके से हमें पढ़ना है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ऊष्मा को अगर हम देखें तो दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ऊष्मा को दो पार्ट में डिवाइड किस तरीके से किया जाता है, इसको हम हीट के नाम से भी जानते हैं। ऊष्मा के दो पार्ट हो गए, एक ऊष्मा 1 और एक ऊष्मा 2। ऊष्मा 1 और ऊष्मा 2 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ऊष्मा 1 में क्या पढ़ना है, ऊष्मा 2 में क्या पढ़ना है, ये चीज हमें देखनी है। तो ऊष्मा 1 की अगर बात करें तो ऊष्मा 1 में हमें पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में, ताप के बारे में। तो अगर हम उसमें बात करें तो तापमापी के बारे में पढ़ना है, तापमान के बारे में, तापमान को मापना और उसके कन्वर्जन पढ़ने हैं। दूसरा हमें इसमें पढ़ना है ऊष्मा को मापना, कैलोरीमीट्री जिसे हम बोलते हैं। कैलोरीमीट्री बोलो या फिर ऊष्मामिति बोलो, ऊष्मा को मापना, ऊष्मा मिति जिसे हम कैलोरीमीट्री बोल सकते हैं, कैलोरीमीट्री। और इसके बाद हमें पढ़ना है ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर या ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण जिसे हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर को भी हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो चालन विधि से, दैट इज कंडक्शन। पहले हम ये जान रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, फिर वो देखेंगे। दूसरा है संवहन विधि, कन्वेक्शन बोलते हैं। और तीसरा वाला है हमारे पास विकिरण मेथड। विकिरण यानी कि रेडिएशन। इन 3 तरीके से ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। तो ये हमारे पास तरीके हैं कि किस किस तरीके से हमें ऊष्मा 1 को पढ़ना है। अगर ऊष्मा 2 की बात करें, ऊष्मा 2 की बात करें तो ऊष्मा 2 में हमें पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगति सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। केटीजी के नाम से इसको जानते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज अणुगति सिद्धांत। दूसरा हमारा आता है थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। और इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हम बोलते हैं उसमें प्रसार, प्रत्यास्थ तथा उसमें प्रसार। वो भी हम आगे पढ़ सकते हैं, वो अलग चैप्टर हम उसको पढ़ेंगे, दैट इज प्रत्यास्थ तथा ऊष्मीय प्रसार, इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन के नाम से आप इसे जान सकते हैं। तो हमें ये पार्ट पढ़ना है पूरा का पूरा, दैट इज कम्स, जो कि पूरा का पूरा इस ऊष्मा के अंदर आता है। तो हम इसमें ये भी जानेंगे कि तापमान क्या होता है, फिर ऊष्मा के बारे में भी जानेंगे क्या होता है। ऊष्मा को मापने, यहाँ पे तापमान को मापने का तरीके में यहाँ पे सीखेंगे। ऊष्मा को मापना कैसे होगा, ऊष्मा के क्या फॉर्मूले होंगे, ऊष्मा होती क्या है उसको पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर उसको ट्रांसफर कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ जानेंगे। फिर हमें गैसों का गति सिद्धांत पढ़ना है और ऊष्मा गतिकी का एक चैप्टर हो रहा है, फिर वो पढ़ना है, तब जाकर के हमारा ऊष्मा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में प्रत्यास्थ तथा ऊष्मीय प्रसार के बारे में भी जानना है, जिसमें कि ऊष्मा का भी यूज होगा। तो अगर बात करते हैं तापमान की, अगर हम बात करते हैं तापमान की, तापमान टेम्परेचर यानी कि तापमान की बात करें अगर, तो तापमान में
एक तो हम इसकी पहले किताब की जो बड़ी परिभाषा है उसको समझते हैं। किताब की परिभाषा सीधी सी है कि भाई किसी चीज का हमें गर्म फील होना या फिर ठंडा फील होना, उसका जो मापदंड होगा वही हमारा तापमान कहलाएगा। किसी चीज का गर्म होना या ठंडा महसूस होने का मापदंड ही तापमान कहलाता है। किसी वस्तु का गर्म या ठंडा महसूस होना, उसका मापदंड ही क्या कहलाता है? तापमान। ये किताबी परिभाषा हो गई। ये तो कौन सी परिभाषा हो गई? किताब की परिभाषा हो गई कि किसी वस्तु का हमें कितना ठंडा या कितना गर्म महसूस हो रहा है, उसका मापदंड ही क्या कहलाएगा? तापमान। और तापमान हमारे पास एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, और इसकी यूनिट, इकाई जिसे हम बोल सकते हैं, इसकी इकाई एसआई सिस्टम में केल्विन होती है। और डायमेंशन जो होती है इसकी, डायमेंशन मतलब वीमा, इसका वीमे फॉर्मूला जो होता है तापमान का, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सिंबल हम इसके लिए यूज कर सकते हैं डायमेंशन के लिए। तो डेफिनेशन में आप दिमाग में रखेंगे किसी वस्तु का तापमान, किसी वस्तु का ठंडा या गर्म फील होना, उसका मापदंड क्या कहलाता है? हमारे को टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन अगर हम इसकी फील वाली परिभाषा समझें, पहले फील वाली परिभाषा क्या होती है? फील वाली परिभाषा ये होती है कि वास्तव में हमारे पास जो ये टेम्परेचर होता है, जो ये तापमान होता है, ये तापमान जब हम किसी वस्तु को कोई चीज़ एनर्जी देते हैं या गर्म करते हैं, तो गर्म कर देने से क्या होता है? किसी वस्तु के अंदर, मान लीजिएगा ये एक वस्तु है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो कंपन कर रहे हैं। जब ये कंपन कर रहे हैं तो उनके कंपनों की अपनी एक ऊर्जा होती है, इनके कंपनों की अपनी एक ऊर्जा होती है। ये जो कंपनों की ऊर्जा जो होती है यहाँ पर, जब हम इसका ताप बढ़ा देते हैं, यानी कि जब हम इसको और एनर्जी दे देते हैं, तो ये ऊर्जा के आयाम बढ़ने लगते हैं। तो ये ऊर्जा के आयाम बढ़ने लगते हैं, तो ऊर्जा के आयाम बढ़ने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि इस अणु की, इस पार्टिकल की, इस कण की ऊर्जा बढ़ गई है। तो कण की ऊर्जा, प्रत्येक मॉलिक्यूल की या प्रत्येक कण की ऊर्जा का बढ़ जाना टेम्परेचर के डायरेक्टली समानुपाती होता है। हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का सीधा सीधा सा जो लिंक होता है, सीधा सीधा सा जो कनेक्शन होता है, वो होता है हमारे पास प्रति अणु की गतिज ऊर्जा या उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। किसके कारण हो रहा है? टेम्परेचर के कारण। जितने ज्यादा उसकी ऊर्जा होगी, जितने ज्यादा कंपनों के आयाम होंगे, इसका मतलब उसकी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा होगी, इसका मतलब उसका उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा। अगर कम होंगे तो उसका मतलब उसकी उतनी ही ऊर्जा कम होगी, उसकी उतनी ही टेम्परेचर या तापमान कम होगा। यानी कि टेम्परेचर एक तरह से क्या मापदंड है? टेम्परेचर प्रति अणु की गतिज ऊर्जा का मापदंड है। आप ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये हम आगे पढ़ेंगे, गैसों के अणुगति सिद्धांत से पढ़ेंगे। तो ये अणुगति सिद्धांत से हमें पता लगेगा। अणुगति सिद्धांत ये बताता है, हम पहले फील करते हैं कि ये होता क्या है। अणुगति सिद्धांत ये बताता है कि जो टेम्परेचर का सीधा सीधा सा मतलब होता है, वो उनकी गतिज ऊर्जा से मतलब होता है कि जो इनके आयाम बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयाम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो आयाम बढ़ेगा। यानी कि ऊर्जा ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, ऊर्जा कम तो टेम्परेचर कम। इनके काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कण, हर एक अणु की ऊर्जा किसकी ज्यादा है किसकी कम, उसी के अकॉर्डिंग ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि हम कभी कभी देखते हैं कि अगर एक वस्तु है, अगर एक वस्तु है जिसको हमने, जिसके वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, और दूसरी वस्तु है जिसके वाइब्रेशन थोड़े छोटे हैं, जिसके अणुओं के वाइब्रेशन, अणुओं के कंपन थोड़े से छोटे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका ताप और इसके ताप में क्या रिलेशन बोल सकते हैं? मान लीजिएगा इसको ए बी, इसको बी। अगर इसके अणुओं का कंपन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसके अणुओं पर ज्यादा ऊर्जा है। अगर इसके अणुओं पर ज्यादा एनर्जी या ज्यादा ऊर्जा है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। लेकिन अगर इनको कॉन्टैक्ट में ले आए, अगर इनको बिल्कुल एक दूसरे से यहाँ पर टच करा दें, एक दूसरे से इनको यहाँ पे करें, टच कराएं, अगर इनको टच करा दें तो टच करा देने पर क्या होगा कि जो ऊर्जा है, ज्यादा एनर्जी वाले, ज्यादा ऊर्जा वाले जो कण हैं, वो अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देते हैं अपने कम ऊर्जा वाले कणों को। तो जब ऊर्जा को उधर से
कम ज़्यादा ऊर्जा वाले कणों से कम ऊर्जा वाले कणों की तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर, जिसे हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर। और ऊर्जा का ट्रांसफर होना, ऊर्जा का चलना किसके कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ऊर्जा का चलना ही ऊष्मा कहलाता है। तो ऊष्मा का अगर पूछा जाए तो क्या होता है? तो ऊष्मा का मतलब हुआ कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ताप अंतर के कारण ऊष्मा, ऊर्जा का चलना, ऊर्जा का प्रवाह होना उच्च टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर, अधिक ताप से निम्न ताप की तरफ ऊर्जा का प्रवाह ही ऊष्मा कहलाता है। यानी कि ताप अंतर के कारण ऊर्जा का प्रवाह ही ऊष्मा कहलाएगा। एक सीधी सी भाषा में आपको ऊष्मा के बारे में दिमाग में रख लेना। एक बार फिर शॉर्ट में बता देता हूँ। तापमान का मतलब, किताब की परिभाषा का मतलब तो होगा कि भाई आपको तापमान का मतलब है कि किसी चीज का ठंडा या गर्म महसूस हो जाना, उसी का मापदंड हमारा तापमान कहलाता है। लेकिन वास्तव में जो उसकी फील वाली परिभाषा है, जिसको आपको दिमाग में रख के चलना है, जिसके बेसिस पर हम आगे की चीजें भी स्टडी करेंगे, आपको दिमाग में सिर्फ इतना सा रखना है कि जो टेम्परेचर का सीधा सा मतलब होता है कि उसके अणुओं के आयाम, उसके अणुओं की ऊर्जा कितनी है, आंतरिक ऊर्जा कितनी है। वो जो आंतरिक ऊर्जा जिसकी अणुओं की ज्यादा होगी मतलब उसका ताप ज्यादा, जिसके अणुओं की आंतरिक ऊर्जा कम मतलब उसका ताप कम होगा। अगर सीधी सी बात करें तो उसका मतलब आंतरिक ऊर्जा के या आंतरिक काइनेटिक एनर्जी के अणुओं की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ऊर्जा ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो अंतर की ऊर्जा ज्यादा। और अगर ये ऊर्जा, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। फ्लो होने लगे, प्रवाहित होने लगे ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ये ऊर्जा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ताप अंतर के कारण फ्लो होने लगे, प्रवाहित होने लगे, तब ही हम इस ऊर्जा का नाम देंगे ऊष्मा। यानी कि ऊर्जा का ताप अंतर के कारण प्रवाह होना ही ऊष्मा कहलाता है। ऊर्जा का ताप अंतर के कारण प्रवाहित होना ही ऊष्मा कहलाता है, जो कि अंदर के अणुओं के पास या अंदर के कणों के पास, पार्टिकलों के पास, ये इनके पास जो उनके वाइब्रेशन के, कंपनों के कारण ऊर्जा है, वो ऊर्जा जब फ्लो होने लगेगी तो वो भी तापांतर के कारण, वो भी तापांतर के कारण, तब हम उसको नाम दे देंगे कि ये ऊष्मा है। तब हम इसको नाम ऊष्मा दे देंगे। अभी ऊष्मा पर हम और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब हम कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। अभी तो हम चूंकि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, चूंकि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का सीधा सा मतलब हम आ गया है कि भाई जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अंदर की है, जितने अंदर की गतिज ऊर्जा है मॉलिक्यूल की, उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि टेम्परेचर का मापदंड क्या है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर की बात अगर हमने कर ली, ऊष्मा की बात हमने कर ली कि ऊष्मा का मतलब क्या हुआ, इस अंदर की ऊर्जा का प्रवाहित होना ड्यू टू किसके कारण, ताप अंतर के कारण, उसी को क्या नाम देंगे, ऊष्मा नाम देंगे। अब ऊष्मा की अलग यूनिट एक्चुअल में क्या था कि जब हमें ऊर्जा का ज्ञान था, लेकिन जब ताप की बात आई तो ताप की वजह से जो ऊर्जा, ताप की वजह से जो ऊर्जा थी, इसका पहले ज्ञान नहीं था कि ये ऊर्जा की वजह से टेम्परेचर का चेंजेस है। यानी कि उसके में जब हमें ऊर्जा का और ऊष्मा के बारे में नहीं पता था कि दोनों एक ही चीज है, तब हमने उसको अलग नाम दे दिया कि ऊष्मा कुछ नाम दे देते हैं, अलग तरह की कुछ है, ये कोई चीज है जो टेम्परेचर की वजह से आ रही, ताप की वजह से आ रही, तो हमने उसको नाम दे दिया ऊष्मा। अब जब हमने उसको नाम ऊष्मा दिया तो हमें बाद में पता लगा, इसको हमने यूनिट भी अलग दे दी, कैलोरी। क्या होती है कैलोरी, वो हम डिस्कस करेंगे कैलोरीमेट्री में, लेकिन हमने उसको नाम यूनिट भी अलग दे दी, उसका नाम भी अलग दे दिया। बाद में पता लगा कि ये ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य, ये सब एक तरह से लिंक है, यानी कि इनकी एनर्जी की यूनिट भी सेम है। और पता लगा कि एक तरह से ऊष्मा भी एक ऊर्जा का ही रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। इसीलिए बाद में हमने उसको फिर ऊर्जा से कनेक्ट कर दिया, ऊर्जा से लिंक कर दिया, ऊर्जा से जोड़ दिया कि भैया ऊर्जा का ही खेल है इसका मतलब सारा। यानी कि ऊर्जा से ही टेम्परेचर की बात हो रही है, ऊर्जा के प्रवाहित होने से ही ऊष्मा की बात हो रही है। अब ये होती कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे तापमान को मापने के तरीके की, कैसे कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे कैसे उसको हम वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान रखेंगे हाई टेम्परेचर से, उच्च तापमान से हमेशा कम तापमान की तरफ ही यह आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यानी कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा
उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं तापमान को मापने के तरीकों की। चलो जी, तापमान का मापना, तापमान का मापना, तापमान का मापना और टेम्परेचर मेजरमेंट बोल सकते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट में, टेम्परेचर मेजरमेंट है तापमान का मापना, इसको हम बोलते हैं थर्मोमीट्री। ताप मिति, ताप मिति बोल सकते हैं, थर्मोमीट्री, तापमिति। तापमिति क्या होती है? एक्चुअल में ऊष्मागतिकी की वह शाखा, ऊष्मागतिकी की वह शाखा जिसमें ताप को मापना सीखते हैं, उसे क्या नाम देते हैं? थर्मोमीट्री। आप लिख सकते हो चाहो तो ऊष्मागतिकी की वह शाखा जिसमें ताप को मापा जाता है तापमिति कहलाती है। तापमिति कहलाती है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं उसको बोलते हैं थर्मामीटर। जिस यंत्र से ताप मापते हैं उसे थर्मोमीटर या तापमापी कहते हैं। तापमापी या फिर थर्मोमीटर, थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है जी, तो फिर तापमापी से हम जब मापेंगे तो हमने इसको मापने के कई अलग अलग तरीके बनाए, कुछ अलग अलग स्केल बनाए। वो स्केल में कन्वर्जन समझने हैं यहाँ पर हमें, और उनको किस तरीके से हमें उसको बनाया होता है। तो हमारे पास अगला आता है स्केल। स्केल मतलब माप, स्केल ऑफ टेम्परेचर स्केल बोल सकते हैं, या ताप का मापन एक तरह से बोल सकते हैं। टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल ये हमने कई तरीके से सोचे, इनकी अलग अलग यूनिट दी। तो इसको बनाने के लिए क्या सोचा गया, इसके लिए कुछ स्केल्स आए, जैसे अपने मैं आपको बता दूं पहले कौन कौन से थे, फिर उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया वो बताते हैं। डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में ताप को मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, र्यूमर स्केल में मापा जाता है, डिग्री रूमर में, और रैंकाइन में। इतने सारे तरीके हैं, लेकिन जो काम के हैं वो सबसे ज़्यादा यही आते हैं, या फिर ये, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारे पास इतने हैं। ये स्टैंडर्ड हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड है, जिनको यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड हमारे पास डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। और ये अपना मोस्ट स्टैंडर्ड तो ये है जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में यूज किया जाता है। अब सोचा कैसे, अब ये स्केल जरूरी नहीं कि सेल्सियस ने बनाया तो सेल्सियस के नाम से चल रहा है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, हम अपना भी बना सकते हैं। कोई भी स्केल, हमें ऐसा सीखना है कि कोई भी स्केल बनाया जा सके। तो उसके लिए क्या करा, जैसे हम कोई भी चीज़ का रेफरेंस मानते हैं, मान लो हमने 1 मीटर का स्केल बनाया, तो 1 मीटर का हमने रेफरेंस माना कि भाई इतनी लंबी 1 मीटर की रोड होती है, 1 मीटर की रोड इतनी लंबी होती है, तो स्टैंडर्ड मानी हुई है जो कि पेरिस में रखी हुई है, लैब में रखी हुई है, तो ऐसी स्टैंडर्ड हमने माना हुआ है। तो ऐसे हमने सोचा कि इसका स्टैंडर्ड कैसे माना जाए, किस तरीके से हम इसको सोचा जाए। तो उन्होंने कॉमन चीज़ देखी कि जो बर्फ़
और आइस जो बर्फ और पानी की बात है, तो पानी पानी जमता भी है और जब उबलता भी है, तो उन्होंने उसको जब वो जमता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस नाम दिया, और जब वो उबलने लगता है तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस नाम दिया। यानी कि 0 से 100 तक के एक अपना रेफरेंस स्टैंडर्ड स्केल बना लिया। 0 से 100 इससे कर दिए उसके, जब वो जमा उसको 0 मान लिया, और जब वो उबलने लगा उसको 100 मान लिया। अभी हम कुछ भी मान सकते हैं, ये तो कोई भी कुछ भी मान सकता है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग स्केल हो सकता है। कोई भी स्केल मान सकते हैं आप, जमने वाले को 10 मान लो, जब और उबलने वाले को 200 मान लो, 300 मान लो, 50 मान लो, उसी हिसाब से आपने स्केल को डिजाइन कर दिया। तो लेकिन अगर सब अपना अपना स्केल बनाने लग गए तो दुनिया में अनंत स्केल हो जाएंगे, फिर कौन सा फॉलो करें। तो इसलिए कुछ स्टैंडर्ड स्केल माने गए, और उन स्टैंडर्ड स्केल को ही फॉलो करना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इनके कन्वर्जन सीखने हैं कि कौन से स्केल पे कैसे इसको माना गया। तो हुआ क्या बेसिकली, किस तरीके से इसको सोचा गया, तो उसके लिए हमने स्केल बनाया। जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करें तो हमने कुछ स्केल बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिएगा अपने पास एक स्केल आया, ये सेल्सियस के लिए बना रहे हैं, डिग्री सेल्सियस के लिए, और ये ले लिया हमने डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ले लिया केल्विन, और ये ले लिया रूमर, ये ले लिया रैंकाइन। लेकिन जरूरी नहीं ये भी हो, कोई भी नया स्केल बना लिया। मान लीजिएगा हमने कोई नया स्केल बना पीके, मान लो कोई भी स्केल बना, पीके का स्केल बना दिया। चलो जी, पीके का स्केल बनाया, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर कुछ नाम दे दिया। तो होता क्या है कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस, ये मान लीजिएगा यहाँ पे 0 है, ये 0 है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस माना, तो इसमें यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था। वाटर का, पानी का, ये क्या कहलाता है, क्वथनांक, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्वथनांक। और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक, जिस पर वो गलना शुरू हो जाता है, तो हमने क्या करना, तो ये हमने डिग्री सेल्सियस पर ले लिया, ये हमने फ़ारेनहाइट ले लिया, केल्विन ले लिया, रूमर ले लिया, और फिर रैंकाइन ले लिया। तो हमने क्या करा कि इसके 100 हिस्से कर लिए। इसके कितने डिवीजन कर लिए, 100 डिवीजन, 100 भाग कर लिए, 100 भाग कर लिए, जो कि 0 से लेकर के 100 तक थे। 100 भाग किए जो कि 0 से लेकर के 100 तक थे। फिर फ़ारेनहाइट की बात आई, तो फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। फ़ारेनहाइट में इसके 180 भाग करे, जो कि इसको मान लिया उसने 212, इसको माना 32, और टोटल 180 भाग कर दिए, 180 भाग इसके यहाँ पर कर दिए। केल्विन में, केल्विन के भी इसने कितने भाग किए, 100 भाग किए, जो कि 273.15 से 373.15 लिए, इसके भी 100 भाग कर दिए। ये स्टैंडर्ड है जो उन्होंने माने हुए हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। और यही हमारा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्केल, ताप का जो सबसे यूज होने वाली यूनिट है वो केल्विन है। फिर रैंकाइन की बात करें, रूमर की बात करें, तो रूमर में हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। 0 से लेकर 80 तक, 0 से लेकर के 80 तक
कितने हो गए? 80 भाग हो गए। 0 से लेकर 80 तक 80 भाग हो गए। फिर इसमें 460 से लेकर के 672 है, 460 से 672 तक के हैं। और ये कोई भी स्केल आपने ले लिया, इसको हम बोल सकते हैं कि आप इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दो। सपोज दिस इज गलनांक, गलनांक को हमने नाम दे दिया मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको FP नाम दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पे जमना शुरू हो जाता है। इसको जमना शुरू हो गया, इस पर ये गलना शुरू, इस पर ये अपना उबलना शुरू हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये मेन है। तो ये हमने इनके इस तरीके से इसके डिवीजन करे और उस डिवीजन को फिर इसमें देखा क्या कि ठीक है डिवीजन ये तो कर लिए, कन्वर्जन भी सीखने। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई अगर कोई भी लेंथ ले लें, कोई भी पार्ट ले लें, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कितनी बात हो, L1 मान लो इसकी लेंथ को, मान लो ये लेंथ L है, तो लेंथ L तो सेम ही है इसकी, L1 है तो ये L1 भी यहाँ पे सेम है। लेकिन इनमें रिलेशन क्या आया? तो क्या सोचा गया कि भाई जो यहाँ से बात अगर करें कि 100 माइनस 0 का जो डिफरेंस है वो L की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इस यहाँ तक होगा उतनी ज़्यादा लेंथ आएगी। तो 100 माइनस ये आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि 100 माइनस 0 इज प्रोपोर्शनल टू L, तो क्या मैं एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ? हमें मतलब ये सीखना है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा कि क्या कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, आपको याद वही रखना है, इसको फील करना है ताकि आप दुनिया का कोई भी स्केल बना सको, ताकि कोई भी कन्वर्जन आ सके दुनिया की किसी भी स्केल से, आप अपने नाम से स्केल बना सको, कोई भी थर्मोमीटर बना सको, अपने हिसाब से आप उसको मापने का स्केल बनाओ। तो उसका कंसेप्ट समझिए उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने सोचा कि भाई अगर हमारी बात करें लेंथ L की, तो ये लेंथ L तो 100 माइनस 0 का प्रोपोर्शनल है। यहाँ 312 माइनस 32 के बीच में ये L है, यहाँ 300 माइनस 12 32 के बीच में, 32 के बीच में L है, और यहाँ से यहाँ तक ये L इतनी है, यहाँ से यहाँ तक ये L इतनी है। तो ये सबके बीच में जो L है, ये L आपकी 100 माइनस 0 प्रोपोर्शनल टू L के प्रोपोर्शनल होगी। इससे कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट आ गया 100 माइनस 0 इक्वल टू KL मान लो, 100 माइनस 0 इक्वल टू KL मान लो। लेकिन अगर हम बात करें L1 की, अगर हम L1 पर चाहते हैं कि मान लीजिएगा इसका टेम्परेचर C है, इसका टेम्परेचर F है, इसका टेम्परेचर आपने K लिया, इसका टेम्परेचर R ले लिया, इसका R है, और इसका कोई भी P के स्केल ले लिया। मैं जनरल कोई भी स्केल ले रहा हूँ। एक्चुअल में जब आपने इस स्केल की वैल्यू देखना चाहते हो कि बीच में कोई भी लेंथ पर कितना आएगा, तो क्या C माइनस 0 L1 के प्रोपोर्शनल हुआ? यस, C माइनस 0 L1 के प्रोपोर्शनल हुआ, तो यानी कि प्रोपोर्शनल टू L1। तो C माइनस 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा L1, और 100 माइनस 0 ये भी आया कितना, कॉन्स्टेंट आया L। दोनों को डिवाइड कर दिया, इससे कट जाएगा, तो आपने देखा कि C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू L1 अपॉन L। ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या 212 माइनस 32 L के प्रोपोर्शनल और F माइनस 32 L1 के प्रोपोर्शनल, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम बात करें 212 माइनस 32 प्रोपोर्शनल किसके? L के, और F माइनस 32 किसके प्रोपोर्शनल? L1 के, क्योंकि उसी पॉइंट पे स्केल देख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? इसकी आ जाएगी F माइनस 32 बटे 212 माइनस 32 इक्वल टू दैट इज L1 अपॉन L। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन से दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वेशन से ये इक्वल होंगे। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो C और F में कन्वर्जन करने का तरीका पता लग जाएगा। इसका मतलब C और F में टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया। भाई जैसा आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, वैसे ही टेम्परेचर में भी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ तो हमें समझ में आनी चाहिए ना। तो इस तरीके से हमने इसमें कन्वर्जन का तरीका देख लिया है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देने पर हमारे पास इनका कन्वर्जन का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसके कन्वर्जन के फॉर्मूले की बात करें, अगर कन्वर्जन के फॉर्मूले की बात करें तो देखो यही सेम कंसेप्ट यहां पर लगा सकते हैं। K माइनस ये 373 और K माइनस 273.15 अपॉन
373.15 माइनस 273.15 इक्वल टू L1 अपॉन L। यस, इक्वेशन 3। इसी प्रकार सभी स्केल पर हम इसको चेक कर सकते हैं, जितने भी अपने पास ये स्केल्स हैं, सभी स्केल के लिए, सभी यूनिटों लिए, सभी इकाइयों के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 दैट इज F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल टू दैट इज K माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15 इक्वल टू, इसके लिए लिख सकते हैं R माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0, और इसके लिए लिख सकते हैं 600 RA माइनस 460 अपॉन 672 माइनस 460। और कोई भी नया स्केल बनाना तो आप सीधी सी बात पे कह सकते हैं कि भाई मान लो मेरे को ये नया स्केल बनाना पीके है, पीके के स्केल से बनाना। चलो जी, पीके मतलब प्रमोद कुमार, ठीक है। चलो जी, पीके माइनस, और लेकिन नीचे कौन सा पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट FP अपॉन नीचे यहाँ पर क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारा कन्वर्जन का फॉर्मूला बन गया। अब आप इसकी हेल्प से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को भी कन्वर्ट कर देने के लिए अब आपको बस सीधे सीधे याद रखना कि किसी भी टेम्परेचर को निकालना है, कोई भी एक्स वैल्यू निकालनी है। मैं कहता हूँ कि मुझे ये कोई भी एक्स वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगा, किसी भी एक्स वैल्यू को निकालना है तो सबको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, जमने वाला बिंदु, माइनस अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, उबालने वाला बिंदु, माइनस जमने वाला बिंदु। तो ये कोई भी एक्स कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी एक्स में। ये कंसेप्ट हो गया बेसिकली। काम तो अपने कन्वर्जन ही आना, लेकिन आपको तरीका याद होना चाहिए। अच्छा, ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सोचा उन्होंने स्केल बनाने के लिए। क्या आप अपने नाम से कोई भी स्केल बना सकते हो? यस। किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो? यस। तो सारे कन्वर्जन को आप ऐसे याद रख सकते हो। और ये ध्यान रखेंगे कि 273.15 को अप्रोक्सीमेटली 273 लिख सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, पॉइंट से बच जाएंगे। इसीलिए आपको जो है मैक्सिमम टाइम 273 ही क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलता है, तो उससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब इसमें कन्वर्जन हमारे पास आ गया। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं जिससे हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करें, प्रॉपर तरीके से समझे कि कैसे हमने इसको किया है, और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, चलो जी, मान लो आपको क्वेश्चन दिया है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। चलो, क्वेश्चन है आपके सामने। आपको दिया कि किसी रोगी का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इस ताप को फ़ारेनहाइट केल्विन इसमें कन्वर्ट करो। मैक्सिमम टाइम हमें इन्हीं की जरूरत पड़ती है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन की, इसलिए ज़्यादातर हम इनकी बात करेंगे। लेकिन हमें पता होने चाहिए सारे कि किस तरीके से हमें कन्वर्ट करने होते हैं। और कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या बताया, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन और 212, सॉरी दिस वाज 212।
212 माइनस 32, हाँ जी 212 माइनस 32। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 180, यानी कि c इक्वल टू 100 अपॉन 180 f माइनस 32, ये गया 5 9, यानी कि आप इसको ऐसे रख सकते हैं c इक्वल टू 5 अपॉन 9 f माइनस 32। तो रटने की बजाय आप इसको कंसेप्ट को दिमाग में रखें। आपको दिया हुआ है किसमें, 40 में, और निकालना किसमें, f में। तो 9 4 जा 360 अपॉन 5 इक्वल टू f माइनस 32, और ये कितना आ जाएगा 72। तो f इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जी, f इक्वल टू आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। 32 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, यानी कि 72 प्लस 32 कितना आ गया 104। और आपने याद होगा कि जो बुखार है या फीवर है, जो हम उसको मापते हैं, किसमें मापते हैं, हम उसको मापते हैं फ़ारेनहाइट में। जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है, स्टैंडर्ड थर्मोमीटर। अब जनरली तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री, 37 से ज़्यादा इसका मतलब उसको बुखार है, और उसका बुखार कितना है 104। तो जब हमें बोलते हैं 104 बुखार, 100 बुखार, तो वो किस यूनिट में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता वो, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स के पास जो थर्मोमीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में मापने के लिए होता है। अच्छा, केल्विन की बात करते हैं, तो केल्विन का करते हैं अभी। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, C माइनस 0 100 माइनस 0 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि K माइनस 273 अपॉन 100, ये इससे कट जाएगा। तो C इक्वल टू K माइनस 273 या K इक्वल टू C प्लस 273। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि हमें कई बार डिग्री सेल्सियस में दिए रहते हैं क्वेश्चन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने होते हैं, क्योंकि केल्विन स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है। तो इसलिए कि सेल्सियस में बस 273 जोड़ो और अपना केल्विन में जाएगा। केल्विन में निकालना है तो C देवा कितना है 40 प्लस 273 कितना आ गया 3 7 और 4 11, हासिल को लगा 1 और 2 213 केल्विन। ये आ गई केल्विन में यूनिट इसकी, और इसकी यूनिट किस में आ गई थी फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब कोई भी कन्वर्ट करना हो तो बस सीधे फॉर्मूले याद रखने से काम चल जाएगा। लेकिन क्या दुनिया का कोई भी स्केल बना सकते हैं? यस, कोई भी स्केल बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप इसको कन्वर्ट करना ऐसे सीख सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जा रखेंगे, यहाँ पर ये भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है। इसका मतलब जब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, दैट इज ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन। तो ताप परिवर्तन में डेल्टा टी जिसे हम बोलेंगे, ताप परिवर्तन डेल्टा सी और डेल्टा के हमेशा सेम होंगे, हमेशा समान होंगे। याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि जब अंतर की बात करें तो चाहे डिग्री सेल्सियस में दे रखी हो यूनिट, चाहे आपको केल्विन में, तो अंतर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई आपके पास पहला टेम्परेचर मान लीजिएगा 10 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा टेम्परेचर मान लीजिएगा आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी कितना आ गया 37 माइनस 10, दैट इज व्हाट 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केल्विन में बात करें तो केल्विन में कैसा आएगा ये, तो 10 प्लस 273 कितना आ गया 283, और T2 कितना आएगा केल्विन में 37 प्लस 273 इक्वल टू कितना 0 7 3 10 और 11 310। तो 310, तो डेल्टा टी कितना आएगा, परिवर्तन कितना आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे,
इसमें से माइनस करेंगे तो 310 माइनस 283 इक्वल टू कितना आएगा 27, इक्वल टू कितना जाएगा 27 हो जाएगा। 10 में से 7, 9 में से 8 गया 17, यहाँ पे कितना बैठ रहा था 283 और 310 नहीं, दिस इज 7 3 10, असिल को लगा 1, 7 3 10 और 1 11, 310 ठीक है। तो 310 और 27 आ गया जी, ओके 27 डिग्री, यानी कि परिवर्तन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में इस 100 जुड़ रहा है, दोनों में 273, इसमें जो अंतर आ रहा है वो किसका आ रहा है, अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी 273 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी उनको माइनस करेंगे तो 37 माइनस 10 27 से बचेगा तो कट जाएगा। लेकिन जो और स्केल है डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस का अंतर ताप का इक्वल होना जरूरी नहीं है, बाकी किसी का भी ताप का अंतर अलग अलग हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि केल्विन के केस में या डिग्री सेल्सियस के केस में ताप के अंतर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, चलिए दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। किस ताप पर, क्वेश्चन है किस ताप पर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक, किस ताप पर डिग्री फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक डिग्री सेल्सियस के पाठ्यांक का 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। किस ताप पर डिग्री फ़ारेनहाइट का ताप पाठ्यांक डिग्री सेल्सियस के पाठ्यांक का 2 गुना हो जाएगा। तो यानी कि मान लिया हमने सॉल्यूशन की अगर बात करें तो मान लिया डिग्री सेल्सियस में ताप x है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ताप कितना 2x होगा। तो सीधा सीधा सा मतलब है C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, इस वाले को यूज करना है, इससे यही आएगा। C को हमने लिखा x, F 5/9 और इसको लिखा 2x माइनस के 32, तो 9x इक्वल टू 10x माइनस 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, 5 ते 15 16, यस। चलो जी अब कितना आ गया, ये 9x उधर ले आओ, यानी कि x बराबर आ जाएगा 160। अच्छा x किस में बना था सेल्सियस में, तो 160 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में कितना 2x, यानी कि 160 का डबल 2 × 160 दैट इज 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये 320 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। मान लो आपको बोला कि क्वेश्चन में बोला कि वह टेम्परेचर का मापांक ज्ञात करो, उस ताप का मापांक ज्ञात करो जब, उस ताप का मापांक ज्ञात करो जब डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस समान हो, जब डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस का पाठ्यांक समान हो। यस चलो देखते हैं, यानी कि C बराबर 5/9 F माइनस 32, C को भी मान लीजिएगा x मान लिया, तो ये 5/9 और ये दोनों x, ये भी x हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं कि C और F बराबर हो जाए, मान लो x हो जाए, तो उस केस में दोनों को x रख देंगे। 9x इक्वल टू 5x माइनस 32 का 160, और दैट इज माइनस 4x बराबर 160 और x बराबर माइनस के 40, तो माइनस 40, इसका मापांक की बात करें तो 40, तो यानी कि 40 वो मापांक है जिस पर F और C की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होती है, जिस पर माइनस 40 डिग्री, अगर x की बात करें तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस का हो या माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो, तो वो दोनों की वैल्यू सेम आती है, लेकिन मापांक उसका कितना 40, तो 40 वो वैल्यू है जिस पर इनकी दोनों की रीडिंग समान आती है।
याद रहेगा, याद भी रख सकते हैं इस चीज़ को कि दोनों पे सेम होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कोई भी रूमर स्केल है, रूमर स्केल में आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 80 होता है, ठीक है। तो कह रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू ज्ञात करें, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू ज्ञात करें। तो सीधा सा मतलब है F-32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल टू रूमर स्केल यानी कि R-0 अपॉन 80 माइनस 0, बस हो गया। F-32 180 इक्वल टू R कितना है, अब वैल्यू क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है 32, R की वैल्यू कितनी दी हुई है 32 रूमर, तो 32 रख देंगे इसको यहां पर, यानी कि 32 रूमर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो 32 माइनस अपॉन 80, इससे एक चला जाएगा ये इधर गया, तो अपने पास आ जाएगा कितना, 8 से 4 आ जाएगा, और F-32 72 एंड F इक्वल टू 72 प्लस 32 और 4 7 दिन 10 104, तो ये आ गया आपके पास 104 फ़ारेनहाइट। और ऐसे ही आपको मान लो बोल दिया जाए कुछ भी कि कोई भी कन्वर्ट करना हो तो सीधे फॉर्मूला लगा करके कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आप ले लें, मान लो आपको दिया 50 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इसको बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री रूमर में, डिग्री खाली केल्विन में, डिग्री रैंकाइन में, इतनों में कन्वर्ट करना है। तो ये आप करना जानते हैं, ये भी जान चुके हैं, ये भी जान चुके हैं। रैंकाइन का हमने अभी नहीं देखा, तो रैंकाइन का देख लेते हैं। रैंकाइन का कन्वर्ट करके मैं बताता हूँ आपको, ये वाला कन्वर्ट करने के लिए ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस का मतलब C-0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू, रैंकाइन का फॉर्मूला था RA माइनस 460 अपॉन 672 माइनस 460, C की वैल्यू दे रखी 50 अपॉन 100 इक्वल टू, रैंकाइन में आंसर निकालना है 460, ये आप अपना आप करेंगे तीनों। रैंकाइन का मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि इस तरह का हमने अभी किया नहीं, तो रैंकाइन में आ जाएगा, रैंकाइन की वैल्यू आएगी आपके पास 672 2 1 एंड 2, तो ये इससे गया, ये 1/2 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 2 से इसे काट देंगे तो आएगा 106, तो 106 इक्वल टू RA माइनस 460 एंड RA इक्वल टू 460 प्लस 106, तो कितना आ गया 6 6 एंड 5, तो यूनिट क्या आ गई इसकी RA में। यस, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ओके, चलिए इसको नोट कर लें और
इसके बाद आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक थर्मोमीटर है, एक क्या है, तापमापी, एक तापमापी है जिसका आर्बिट्रेरी स्केल है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, -20 से, और स्वैच्छिक, ये अपनी इच्छा से इसने लिया हुआ स्वैच्छिक स्केल है, और ये -20 इसका ये है, और इसका जो भाप पॉइंट है यानी कि जिसमें वो गल जाएगा, क्वथनांक जिसे हम बोल सकते हैं, क्वथनांक दिया हुआ है इसका 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री। ओके, अब जो रीडिंग आई इसकी सेल्सियस में थी, लेकिन अपने को जो अपने पास 0 से 100 वाला है, जब उससे मापे जाएंगे हम इसको, जब उसको ये हमने मान लिया कि हमारे पास ये था, लेकिन 0 से डिग्री 100 वाले के हिसाब से इसकी रीडिंग क्या आएगी। तो हमने बोला है, इसमें बोला है कि थर्मोमीटर की जो रीडिंग है, इस थर्मोमीटर की रीडिंग इस तापमापी का पाठ्यांक कितना है, 5 है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल वाला थर्मोमीटर है जो 0 से 100 के लिए बनाया जाता है, उसमें ये रीडिंग कितनी आएगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो रीडिंग है ये रीडिंग कितनी आएगी। तो ये पाठ्यांक सामान्य तापमापी में, जिसका स्केल 0 से 100 के बीच में था, कितनी होगी, ये रीडिंग कितनी आएगी। तो सीधा सा मतलब है C-0 अपॉन C100 - 0, लेकिन ये कोई नया वाला है, ये कोई नया वाला है, जिसे हम बोल सकते हैं x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन x माइनस बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, जमने वाला और गलने वाला। तो C में तो हमें आंसर निकालना ही है, लेकिन इस वाले में जो बनाया हमने, उसमें जो रीडिंग आ रही थी वो 5 आ रही थी, और फ्रीजिंग पॉइंट इसका दे रखा था -20, और इसका दे रखा था हमने PP कितना, 180 माइनस ऑफ -20। तो C/100 इक्वल टू 25 अपॉन दिस इज प्लस 200, 25 अट्ठे 200, तो कितना C इक्वल टू 100/8, दैट इज 12.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम अपने नॉर्मल स्केल से माप रहे हैं तो उसमें जो रीडिंग आएगी वो आएगी 12.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब इसके हिसाब से देखा जो उसने लिया हुआ था वो आ रही थी 5। तो ये अपने हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए तरीका अगर आता होगा तो आप कोई भी कन्वर्ट करना जान सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं मेरे ख्याल से। चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और देखें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक थर्मोमीटर है जो उच्च और निम्न, खराब, निम्न जो रीडिंग है, पाठ्यांक है, वो दे रखे हैं 105 और 5। किसमें, खराब थर्मोमीटर में, खराब थर्मामीटर में, खराब थर्मामीटर में, तापमापी में। अब ये कह रहा है यदि यह है इसका पाठ्यांक 2500, अच्छा कुछ भी यूनिट दे दी इसने, मान लो इसके कोई भी यूनिट दे दी, W नाम दे दिया इसको, कुछ भी यूनिट दे W नाम दे दिया। अब इसकी जो रीडिंग 25 W आ रही, कुछ भी दे दी,
तो क्योंकि तो खराब है, कोई भी रीडिंग दे दी। अब सही रीडिंग क्या आएगी इसकी थर्मोमीटर में, डिग्री सेल्सियस 25W। तो डिग्री सेल्सियस में सही रीडिंग क्या है, सही पाठ्यांक क्या है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन है? एक खराब थर्मोमीटर है, खराब थर्मोमीटर का उच्च और निम्न बिंदु ये दिखा रखा है, जिसकी कोई यूनिट तो देंगे, तो यूनिट दे दी W की फॉर्म में दे दी, कोई नहीं, डिग्री सेल्सियस में यूनिट बतानी। जब रीडिंग 25 आई तो डिग्री सेल्सियस में वास्तव में रीडिंग क्या होगी? सही रीडिंग तो डिग्री सेल्सियस में पता लगेगी, क्योंकि तो पहले ही खराब है। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए भी अब आपको वही फंडामेंटल तरीका अपनाना, C-0/100 - 0। रीडिंग क्या है? 25 माइनस लोवेस्ट पॉइंट निम्न बिंदु कौन सा? 5 का, और ये अपर बिंदु 105 माइनस 5। तो बस फंडामेंटल अगर तरीका आता है तो इसका मतलब आप इसको कर सकते हो। तो C/100 इक्वल टू 20/100, 100 से 100 कट गया। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में सही रीडिंग 20 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस में सही रीडिंग 20 डिग्री सेल्सियस आएगी, और इसी के साथ आपके जो कन्वर्जन्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये कन्वर्जन के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।